उम्मीद है सभी छात्र अपनी तैयारी को अंतिम बिंदु तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। और जैसा कि एनटीए ने परीक्षाओं की तिथि भी घोषित कर दी है कि किस विषय का पेपर किस दिन होगा, किस शिफ्ट में होगा। तो जो जनवरी में पेपर होने वाला है दिसंबर 2025 का यूजीसी नेट का, उसकी तिथि 6 जनवरी 2026 रखी गई है। तो इस नए वर्ष के समय हम कुछ नया करें और अपनी तैयारी को एक पीक पॉइंट पर लाने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मेरा नाम है पुण्य प्रताप सिंह और मैं कुछ जो पुराने प्रश्न पत्र जो यूजीसी नेट के प्रश्न पहले कभी आए हैं उनको अपने नोट्स के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष तथ्य याद कराने की कोशिश करूँगा और हम उन प्रश्न पत्रों के माध्यम से, उनके सॉल्यूशन के माध्यम से उनको तैयार करेंगे। मेरे द्वारा नेट को 2 बार उत्तीर्ण किया गया है। इसके अलावा एमपी सेट और राजनीति विज्ञान से वर्ग 1 की परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है। तो जो घटना चक्र पुस्तक आती है उसके सभी वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके मैंने कुछ जो सारगर्भित तथ्य निकाले हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत रिपीट होते हैं और हमारी तैयारी के लिए एक कॉन्फिडेंस की आवश्यकता होती है। और वो कॉन्फिडेंस आता है हमको पुराने प्रश्न पत्रों के तथ्यों को याद करके। और जब तथ्य याद होते हैं तो हम बहुत सारी जानकारी को रिलेट कर पाते हैं। और इस नेट की परीक्षा को पास करने के लिए हमको तथ्यों का भंडार अपने माइंड सेट में रखना होता है। तो जो दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके सहयोग की अपेक्षा है। बढ़ते हैं हम कुछ तथ्यों की ओर। तो बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने एक न्यू इंग्लिश स्कूल खोला था पुणे में और इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। यहाँ को शॉर्ट में कुछ तथ्य बताने की कोशिश की जा रही है तो कृपया ध्यान से सुनना बस है। आप इसको अपने काम करते हुए भी सुन सकते हैं। फिर था आपका कार्ल मार्क्स की जो डॉक्टर की उपाधि थी वह किस क्षेत्र में थी। तो इनका जो क्षेत्र था प्राचीन दर्शन डेमोक्रेटिस व एपिकुरस की प्रकृति के दर्शन की तुलना की गई थी। उनके जो शोध का विषय था प्राचीन दर्शन और डेमोक्रेटिस व एपिकुरस की प्रकृति के दर्शन की तुलना। फिर आपका जीएसटी परिषद। तो जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था ये आपका 2017 से लागू हुआ था और इसको 122वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा पेश किया गया था। और जो संविधान संशोधन हुआ था वह था 101वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा 179A अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, यानी 179A अनुच्छेद जोड़ा गया था। इसके अलावा जो जीएसटी कानून था इसमें राज्यों के प्रशासन पर भी प्रभाव पड़ा था, इसलिए अनुच्छेद 368 जो कि भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को डिफाइन करता है उसमें भी संशोधन किया गया था। तो जीएसटी परिषद में कौन कौन होता है। तो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री होता है। नेक्स्ट है आपका यूएनओ। तो यूएनओ का जो अटलांटिक चार्टर है वह 1941 में साइन किया गया था। इसके अलावा यूएनओ से संबंधित है मास्को व तेहरान सम्मेलन। यह हुआ था आपका 1943 में। इसके अलावा इसकी स्थापना हम सभी को ज्ञात होगी 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, और 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। इसके अलावा है आपकी कुछ रचनाएं हैं जो कि एक तथ्य के रूप में हमको पढ़नी है। एल रिचर्डसन की रचनाएं हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ डेडली कोरल्स
आर्म्स एंड इनसिक्योरिटी, a mathematical study of the cause and origin of war. Generalized foreign politics, a study in group psychology. Okay. इसके बाद वाशिंगटन सर्वसम्मति, ये कई बार शब्द पूछा जाता है कि वाशिंगटन सर्वसम्मति किसने प्रस्तुत किया था। तो ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे और इसको जॉन विलियमसन ने यह शब्द प्रयुक्त किया था। फिर आता है आपका अरबिंदो, महर्षि अरविंद, जो कि भारतीय राजनीति के विचारक हैं। उनने दिया था निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत। तो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत महात्मा गांधी जी ने भी दिया था, लेकिन दोनों में फर्क है। ये अरबिंदो का जो निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत है, इसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने का भाव सदैव रहता है, जबकि गांधी जी के निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत में दूसरों को नुकसान पहुंचाने का भाव नहीं रहता है। ओके। फिर आपके MDG गोल्स, जो कि सन 2000 में आए थे, और ये 8 गोल थे, जिनमें से 3 गोल स्वास्थ्य से संबंधित थे। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इनको ध्यान में बना के रखें। फिर आपने पढ़ा होगा एक मंडल आयोग आया था, BB मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने की जो सिफारिश की थी, वह की थी मंडल आयोग ने। और इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 1979 को, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी 31 दिसंबर 1980 को। और इस जो मंडल आयोग का जो गठन किया गया था, उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। ध्यान रखें, जनता पार्टी और BJP दोनों अलग अलग हैं। फिर आता है आपका अभिजन से संबंधित कुछ, अभिजनवाद की जो विचारधारा है उससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो लोकतांत्रिक अभिजातवाद की चर्चा कौन करता है? जोसेफ शुम्पीटर। फिर आपका अल्पतंत्र का लोहे नियम, ये रॉबर्ट मिचेल्स का है। और फिर है आपका इतिहास अभिजात तंत्र की कब्रगाह है। तो ये कह रहा है, विल्फ्रेड पेरेटो कह रहा है कि इतिहास अभिजात तंत्र की कब्रगाह है। देखिए, नेट की परीक्षा पास करने के लिए आपको जो वर्तमान में कट ऑफ है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर राजनीति विज्ञान में। और GRF के लिए तो 122 तक की कट ऑफ को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमको पहले प्रश्न पत्र और अपने मुख्य विषय के प्रश्न पत्र में एक अच्छा स्कोर करना होगा। समय कम बचा है, इसलिए हमको पुराने प्रश्न पत्रों पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि आप इसमें कम से कम 80 प्रश्न का टारगेट लेकर चलें, तब जाकर हम नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। और GRF के लिए तो आपको यहाँ पर 85% और जो आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, उसमें कम से कम 40+ कवर करना पड़ेगा। तो हम निरंतर इसको आगे, यदि आप लोगों का फीडबैक बढ़िया आएगा तो हम इसको निरंतर चालू रखेंगे। फिर आपका साइलेंट स्प्रिंग, AR कार्सन ने लिखा है। और फिर है ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स, इसको गैरेट हार्डन ने लिखा है। फिर है आपका इमेजिन्ड कम्युनिटीज, इसको लिख रहे हैं B एंडरसन। पॉपर है आपका मिथ्याकरण से संबंधित है। हेयक है आपका कैटालॉक्सी से। मॉरिस है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। सार्टोरी है डेमो प्रोटेक्ट और डेमो पावर। देखिए, कुछ आपको नए कठिन शब्द मिलेंगे, तो कुछ चीज़ें आप पढ़ने का प्रयास करें, दिमाग पर अधिक जोर मत दें, वो जब बार बार रिकॉल होंगे तो हमको याद हो जाते हैं। फिर आपका आता है वोट बैंक की संकल्पना कौन कर रहा है? MN श्रीनिवास। फिर आपका आद धर्म, तो आद धर्म से संबंधित है मंगूराम मुगोवालिया। ये आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में रामास्वामी नायकर द्वारा किया जाता है। ओके। फिर आते हैं आपके कुछ संगठन है। SCO संघाई सहयोग संगठन, जो कि 15 जून 2001 को बनता है, इसमें 8 सदस्य हैं। आसियान, इसमें 10 सदस्य हैं, जो कि बनता है 8 अगस्त
1967। और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। नेक्स्ट है आपका अफ्रीकी संघ, इसमें 55 सदस्य शामिल हैं, ये 2002 में बना था। फिर आपका यूरोपीय यूनियन जो कि 1992 में बना है maastricht संधि के तहत, इसमें 27 सदस्य हैं। पहले इसमें 28 सदस्य थे, फिर 2016 से ब्रेग्जिट, जो ब्रिटेन अलग हो गया था, और यह प्रोसेस लंबे समय तक चलती रही। बाद में इसमें 27 सदस्य बचे। फिर यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई हैं, और कार्ल मार्क्स जो कि वर्ग संघर्ष और बुर्जुआ और सर्वहारा की बात करते हैं, तो यह विचारधारा को मिथ्या बताते हैं। इसके अलावा सारे जो भी राजनीतिक दृष्टिकोण है, सभी का जो मुख्य स्रोत मानते हैं वह मानते हैं भौतिकवाद, और इनका जो समाजवाद है उसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया है। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जो कि 1848 में लिखी गई थी, उसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब इनने जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें है आपका होली फैमिली जो कि 1845 में लिखी गई, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इसको 1847 में लिखा। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1859 में लिखी गई। वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये लिखा है 1898 में। इनके सन जरूर ध्यान रखें, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हीगल। हीगल जो कि क्या करता है, चेतना को प्रमुखता देता है, और जो मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत लिया था वह हीगल से लिया था। और यह चेतना को प्रमुख स्रोत मानते हैं कि चेतना से ही सारा इतिहास दोहराया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। एक कथन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, वह भी कथन कार्ल मार्क्स का है। तो हीगल ने जो निरपेक्ष चेतना जागृत का क्रम बताया है, सबसे पहले बताया कि सामान्य चेतना आती है, फिर आत्म चेतना आती है, उसके बाद विवेक आता है, फिर आपका आत्म तत्व आता है। यानी सामान्य चेतना, फिर आत्म चेतना, फिर विवेक आता है, फिर आत्म तत्व। फिर कुछ संगठन हैं उनके बारे में हम एक बार नज़र मारें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1920 में गठित हुई थी, बहुत बार पूछा जाता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1947 में गठित हुई थी। हिंद मजदूर सभा 1948 में। भारतीय मजदूर संघ 1955। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ये बना था 1970 में। इसको ध्यान से एक बार देख लें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, हिंद मजदूर सभा 1948, भारतीय मजदूर संघ 1955, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन 1970। फिर आपका CBC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको 2003 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था, इसको ध्यान रखें। ये भ्रष्टाचार संबंधी संस्था है, निरोधक संस्था है। फिर कुछ अधिनियम है, ये कई बार सही जोड़ी को मिलाने के लिए आ जाते हैं, ध्यान रखें। परमाणु क्षतिपूर्ति सिविल देयता अधिनियम आया था 2010 में। रक्षा सहयोग हेतु भारत अमेरिका 10 वर्षीय फ्रेमवर्क समझौता हुआ था 2015 में। रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापारिक पहल हुई थी 2012 में। और एक बेसिक, जिसको बेका बोलते हैं, बेसिक आदान प्रदान सहयोग समझौता हुआ था 2020 में। कुछ पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं। ये हीगल की पुस्तकें हैं। फिलॉसफी ऑफ राइट, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिनोमेन, इसको बोलने में दिक्कत हो रही है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, इनका ध्यान रखें। एक दो बार रिपीट करेंगे तो हमारे माइंड में बनी रहेंगी। इसके अलावा MP सेट से संबंधित भी कुछ वीडियो मैंने डाले हैं, जिसमें 2022 से 2024 के प्रश्न पत्र
इसके अलावा 50 प्रश्न अभी 2024 के डालने बाकी हैं। यह पेपर जो 11 जनवरी को होना था MP में, वो पोस्टपोन कर दिया है, इसलिए उसको रोक दिया है। जैसे ही नेट का पेपर हो जाएगा हम उस पर फिर से फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसम्पता ये कब हुआ था? 16 दिसंबर 1966 में। मानवाधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय 22 नवंबर 1969। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी स्वरूपों के अपनयन पर अभिसमय हुआ था 18 दिसंबर 1979 को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। लोक प्रशासन के कुछ प्रश्न आ रहे हैं। इनमें हेनरी फ्योल, MP फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, ड्वाइट वार्लो का क्रम पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे पहले कौन आया है, उसके बाद कौन आया है। तो हेनरी फ्योल, फिर MP फॉलेट, फिर चेस्टर बर्नार्ड, ड्वाइट वार्लो, ऐसा इनका क्रम है। फिर आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आता है सॉफ्ट पावर, जिसको दिया था, इसी को स्मार्ट पावर भी कहते हैं। ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि मध्य प्रदेश में 2022 में हुई थी, उसमें ये प्रश्न आया था। और तो इसको बाउंड टू लीड पुस्तक में सर्वप्रथम जोसेफ S नॉय ने गढ़ा था इसको। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर क्या होती है? जिसमें हमारी जो कूटनीति है, हमारी जो नीतियां हैं जो दूसरे देशों को प्रभावित करती हैं, उसको हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं। हार्ड पावर क्या होता है? हार्ड पावर का मतलब होता है कि हमने सीधे किसी से युद्ध से बात करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, आघात पहुंचाना। ओके। फिर आपकी नेक्स्ट है आपका ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी 1978 में डेंग जियाओपिंग द्वारा। इसमें इन्होंने निवेश के लिए द्वार खोल दिए थे, एक आर्थिक नीति थी। देखिए, हमने इसको 1991 में प्रारंभ किया, लेकिन चीन 1978 में ही इसको प्रारंभ कर चुका था। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिक्स की पुस्तक में अरस्तु की दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया है। यानी अरस्तु दास प्रथा को अच्छा बता रहा है। वह कहता है कि आराम एक अच्छी चीज़ है। अगर आराम करेंगे तो आराम का मतलब है कि विश्राम, आपको गैप मिलना चाहिए, तब आप एक दार्शनिक राजा की तरह बेहतर काम कर पाएंगे। आप सोच सकेंगे कि बेहतर क्या है, एक अच्छी नीति बना सकेंगे। इसलिए वह कुछ लोगों को दास बनाने के लिए कहता है। थियोडोर जे लॉबी ने नीतियों का प्रस्ताव निम्न प्रकार रखा था: वितरक, पुनर्वितरक, नियामक और संगठक। फिर आते हैं हम कुछ और तथ्यों पर। ताशकंद समझौता, ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और यह 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो उस समय के PM थे अयूब खान, उनके मध्य हुआ था। और इसमें जो मध्यस्थता की थी वह की थी सोवियत संघ ने, क्योंकि उस समय सोवियत संघ था, रूस नहीं था। और जो उज्बेकिस्तान है ये सोवियत संघ के अंतर्गत ही आता था। और इसी समझौते के अगले दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और यह मृत्यु कहीं ना कहीं एक सदमे की तरह से है कि उसके बारे में आज तक किसी को कोई विशेष जानकारी लग नहीं पाई है। नेक्स्ट है आपका लाहौर उद्घोषणा, जो कि 1999 में की गई थी। भारत पाक के बीच परमाणु होड़ से बचने के लिए की गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है आपका भारत USA सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौता 2008 में हुआ था। ये परमाणु ऊर्जा के असैन्य उपयोग के लिए किया गया था कि हम सेना में इसका उपयोग नहीं करेंगे या फिर रक्षा सामग्री में उपयोग नहीं करेंगे, हम इसको शांति के कार्यों में प्रयोग करेंगे, परमाणु ऊर्जा को। 2008 में जब अटैक हो गया था पाकिस्तान का,
तो अमेरिका की भी आंखें खुल गई थी। नेक्स्ट है आपका आधुनिकीकरण क्या है? तो मानव चिंतन और गतिविधि में सभी क्षेत्रों में शामिल होने वाले परिवर्तन की बहुफलकित प्रक्रिया के रूप में इसको वर्णित किया है आधुनिकीकरण को सैमुअल पी हंटिंगटन ने। इनकी पुस्तक है द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये सैमुअल पी हंटिंगटन की, इसको ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, संसद में लोकपाल का मुद्दा सर्वप्रथम किसने उठाया था? के एम मुंशी ने उठाया था। और इसका जो बिल था इसको किसने पेश किया था? पेश किया था शांति भूषण द्वारा 1968 में। यह भी प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और लोकपाल का जो नाम दिया, यह नाम दिया था एल.एम. सिंघवी द्वारा। और यह जो लोकपाल का जो बिल है 9 बार पारित हुआ है, लेकिन आखिरी बार 2011 में प्रस्तुत हुआ और दिसंबर 2013 में संसद द्वारा पास हो गया है, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। और 1 जनवरी 2014 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को स्वीकृति दी गई। इसके लिए अन्ना हजारे जो कि काफ़ी रहस्यमय व्यक्ति हैं, 2014 के पूर्व इनका काफ़ी आंदोलनजीवी होने का खिताब मिला हुआ था, उसके बाद यह चुपचाप रहते हैं। ओके, लोकपाल बिल से संबंधित है कि संवैधानिक रूप से जो अवधारणा का प्रस्ताव 1960 में अशोक कुमार सेन द्वारा इसको पेश किया गया था। तो इसमें जो तथ्य हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। फिर आता आपका परमाणु परीक्षण पाकिस्तान ने कब किया? 1998 में किया था, जो कि इसका पहला परमाणु परीक्षण था। भारत ने भी किया था 1998 में, ओके, पोखरण में। और आपको बता दिया जाए कि भारत ने जो परमाणु संपन्न राष्ट्र का जो खिताब पाया था, ये 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद ही पाया था, जबकि इसके पहले मई 1974 में भी इंदिरा गांधी के समय भारत परमाणु परीक्षण कर चुका था। नेक्स्ट है आपका ट्रेजेडी ऑफ ग्रेटर पावर पॉलिटिक्स। किसकी पुस्तक है? मियर शेमर की। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये केनेथ बाल्टेज की। फ्रॉम वेल्थ टू द पावर, ये फरीद जकारिया की पुस्तक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ये है मैरी पार्कर फोलेट, इसकी पुस्तक है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। आपको ये बोरिंग लग सकता है, कुछ चीज़ें बोरिंग हैं इसमें, क्योंकि वो तथ्य हैं, तथ्य बोरिंग होते हैं, लेकिन हमको उनको सुनना पड़ेगा। अगर सुनेंगे तो कुछ हमको याद हो जाएंगे, कुछ आपको पहले से आते होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक है एक्सपेक्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एंड जोनल इंडिफरेंस। अब्राहम मैस्लो की पुस्तक है हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें वो बताते हैं कि हमको किन चीज़ों की आवश्यकता पहले होती है, यानी पहले होती है शारीरिक, फिर सुरक्षा के लिए, फिर सामाजिक, फिर हमको अपनी आत्मनिष्ठता, जिसमें हमारी आत्मा खुश हो जाए, ऐसी हमको ज़रूरतें होती हैं। फिर आपका फ्रेडरिक हर्जबर्ग की हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी, फ्रेडरिक हर्जबर्ग की। नेक्स्ट आपका रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, और इन्होंने कहा है कि सिंथेटिक सार्वभौमवाद, जिसको संश्लेषी सार्वभौमवाद के बारे में बताया गया है कि राष्ट्र राज्यों के लिए एक सामान्य विचार इसमें पेश किए गए हैं। सिंथेटिक सार्वभौमवाद का संबंध सिंथेटिक सार्वभौमवाद रविंद्रनाथ टैगोर से। फिर आपके कुछ हैं अरब स्प्रिंग, जो कि 2010 में प्रारंभ हुआ था, ये ट्यूनीशिया से हुआ। और ये क्यों हुआ था? राजशाही व अधिनायकवाद का अंत करने के लिए। यानी अब किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे वो हमारे पूर्व के देश हों, आप देख रहे हैं कि किसी भी देश में अधिनायकवाद के खिलाफ वहाँ की जनता प्रोटेस्ट करने लगती है। जैसे कि हमने नेपाल में देखा भी, वहाँ जैन जैट
जो जनरेशन है उसने सरकार को सबक सिखा दिया कि अब आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार इसके ये उदाहरण हैं। तो अब अरब स्प्रिंग कहाँ हुआ सबसे पहले? ट्यूनीशिया में। पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो ट्यूनीशिया में हुआ। फिर उसके बाद लीबिया, मिस्र, यमन, सीरिया, बहरीन तक ये फैल गया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, छोटा आंदोलन नहीं है, ये लोकतंत्र की डिमांड थी। आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में पेरियार द्वारा किया गया था। जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं और 5 प्रकार का मत देने की वकालत करते हैं। 5 प्रकार का मत, यानी 5 मत प्रदान करे कोई भी व्यक्ति जब वोट डाले। लोकप्रिय संप्रभुता ये रूसों से जुड़ा हुआ है। संवैधानिक शासन की बात करते हैं लॉक, और निरंकुशतावाद की करते हैं हॉब्स। उनकी पुस्तक का नाम है लेवियाथन, जिसको तिमिंगल भी कहते हैं। फिर नारीवाद से जुड़ी हुई कुछ पुस्तकें हैं, उसमें आपका सेक्सुअल पॉलिटिक्स जो कि कैट मिलेट ने लिखी है। सेकंड सेक्स सिमोन द बाउआ द्वारा लिखी गई है। द फेमिनाइन मिस्टीक इसको बेट्टी फ्रीडन ने लिखा है। द फेमिनाइन मिस्टीक, बेट्टी फ्रीडन। द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स इसको लिखा है सुलामित फायर स्टोन द्वारा। इनको आप रिपीट करें, रिवीजन करें, ये किताबें पूछी जाती हैं। फिर आपका ईस्टर डे आतंकी हमला कहाँ हुआ था? श्रीलंका में, ईस्टर डे। ओके, नेक्स्ट आपका स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। भारतीय कृषि व्यवस्था की छोटी जोतों से संबंधित। जोत क्या होते हैं? यानी किसान की जो खेती करने का जो क्षेत्र होता है उसको जोत कहते हैं। तो हमारे देश में अधिकांश जो खेती है किसान है उनके पास सीमित मात्रा में खेती की ज़मीन है। उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात कही है, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़। अगर हमने नहीं पढ़ा होगा तो हमको ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि भाई डॉक्टर अंबेडकर को क्या करना है खेती वाली ज़मीन से, तो हम मिस कर जाते हैं इसको। मैक्स वेबर की पुस्तकें हैं द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द रिलीजन ऑफ इंडिया, जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री। मैक्स वेबर जो कि जर्मनी के प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक हैं, इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता की बात की है, करिश्माई सत्ता, कानूनी सत्ता और कौन सी सत्ता की बात की है मुझे ज़रूर बताएं। फिर आपका प्रांतीय मूल अधिकार, ये जो संविधान सभा है उसके बारे में है। प्रांतीय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, सलाहकार समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ओके, देखिए आ गया आपका यूके ने जो ब्रेग्जिट के लिए मतदान किया था 2016 में किया था, और ये ब्रेग्जिट किससे हुआ था? यूरोपीय यूनियन से। और इसकी अंतिम प्रक्रिया कब पूरी हुई थी? 31 जनवरी 2020 को। तो अब कितने सदस्य देश हैं उसमें? यूरोपीय यूनियन में 27 देश बचे हैं। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसको यूएनओ द्वारा कब मान्यता दी थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में? दिसंबर 2014 को, यानी जिस साल पहली बार भाजपा की जो सरकार बनी थी केंद्र में। एक बार पूछा जाता है कि भाई कब मिला था इसको दर्जा, तो यूएनओ द्वारा 69/131 संकल्प प्रस्ताव पास किया गया था। 175 देशों का समर्थन प्राप्त था।
कौन सा प्रस्ताव? 69/131। फिर आपका आता है रेडिकल यानी उग्र मानवतावाद, M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ओके। फिर नीति विश्लेषण में 5E का कॉन्सेप्ट, इसके पहले M.N. रॉय ने नव मानवतावाद की सिद्धांत भी इसको दिया है, और ये विशुद्ध भौतिकवादी विचारक हैं और भारत में मार्क्सवाद को लाने में इनकी प्रमुख भूमिका है। इन्होंने मॉस्को और मैक्सिको दोनों जगह विभिन्न जो मार्क्सवादी आंदोलन थे या जो सम्मेलन थे उसमें भागीदारी की थी। नीति विश्लेषण में 5E का कॉन्सेप्ट है, उसमें इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, एथिकल कंसीडरेशन है, एवोल्यूशन ऑफ अल्टरेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिकमेंडेशन है। फिर आता है आपका लोक प्रशासन से संबंधित है पीटर ड्रकर, और इसने स्मार्ट शब्द निर्मित किया था, MBO पद निर्मित किया था। MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नॉलेज वर्कर पद निर्मित किया था। द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव शीर्षक पुस्तक भी इसने लिखी थी। ध्यान रखें, स्मार्ट, MBO, नॉलेज वर्कर और द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव शीर्षक से इसने पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है आपका किसी समाधान को बनाने की अपेक्षा उसे लागू करना अधिक कठिन होता है। यह किसने कहा है? वुडरो विल्सन ने कहा है, किसी समाधान को बनाने की अपेक्षा इसे लागू करना अधिक कठिन होता है। फिर एक नारीवादी विचारक है एन टिकनर, ये क्या कह रहे हैं? जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, यानी जो स्त्री पुरुष की मानसिकता है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी प्रभावी होती है। और एन टिकनर मॉर्गनथाउ की आलोचना करती हैं। टिकनर की पुस्तक और कौन सी है? जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशन, यानी नारीवाद को यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी प्रदर्शित कर रही हैं। जेंडर बहुत महत्वपूर्ण है, घर से लेकर देश तक और देश से लेकर विश्व तक। मायरन वीनर, इन्होंने भारत की राजनीति के बारे में कुछ टीकाएं लिखी हैं। द इंडियन पैराडॉक्स, यानी भारत में विरोधाभास, ऐसे इन इंडियन पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, द पॉलिटिक्स ऑफ स्कॉर्सिटी, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इनकी पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर ध्यान दें। फिर एक न्यूमैन है जो कि वो थिंकर है, वो क्रांति को सामाजिक व्यवस्था के प्रबल मिथक में आमूल चूलकारी मौलिक परिवर्तन के रूप में देखता है। नेक्स्ट है आपका कुछ पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, D.D. राफेल ने इसको लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, अर्नेस्ट बार्कर ने इसको लिखा है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, L.D. हॉबहाउस ने इसको लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ लिबर्टी, F.A. हेक ने इसको लिखा है। फिर आता है समाजवाद। तो समाजवाद को गिरगिट के रूप में किसने व्याख्या किया है कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है? ये रेमजी म्योर इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका द राइज ऑफ द प्लेबियंस, इसमें जातियों की भूमिका बता रहे हैं क्रिस्टोफ जेफरलॉट और संजय कुमार। नेक्स्ट है आपका स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण क्या है? तो इसमें लैंड्स जिमियन, जन्म संग्रह, पहल, प्रत्याहान जिसको रिकॉल भी कहते हैं,
मौसम परियोजना का संबंध है हिंद महासागर में, यानी वहाँ हिंद महासागर के देशों को हेल्प करना। कुछ AB डायसी की पुस्तकें हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, फिर आपका न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है। ये कौन कह रहा है? जॉन रॉल्स कह रहा है, और थ्योरी ऑफ जस्टिस की पुस्तक है। और जॉन रॉल्स ने बेल ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के पर्दा की भी बात की है। फिर आपका एक न्यायपरक समाज में न्याय द्वारा सुरक्षित अधिकार राजनीतिक सौदाकारी का विषय नहीं है, ये भी रॉल्स ने कहा है। माइकल ऑक्सफोर्ड, इनकी पुस्तकें हैं एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, इंट्रोडक्शन टू लेवियाथन, ऑन ह्यूमन कंडीशन, ऑन हिस्ट्री। ओके, फिर आपकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा, ये कब हुई थी? 1966 में। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। फिर आपका रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था 1997 में, जिसको भारत ने कब साइन किया था? 2002 में इसको भारत ने लागू कर दिया था। ओके, देखिए तथ्यों को पढ़ने में हमको दिक्कत जाती है, लेकिन उनको पढ़ना पड़ता है। फिर आपका गैब्रियल आमंड द्वारा निहित हित समूह, इसका वर्गीकरण किया है। तो ये कौन कौन से होते हैं? आमंड द्वारा किया गया, जो उसमें पहला आता है गैर संगठनात्मक हित समूह, संगठनात्मक हित समूह, बेनामी हित समूह, प्रदर्शनात्मक हित समूह, संस्थानिक हित समूह। लेकिन इसमें गैर संस्थानिक हित समूह नहीं होता है, ध्यान रखना इसका, गैर संस्थानिक हित समूह नहीं होता है। फिर आपका होता है, नेक्स्ट है आपका पैरा डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य सरकारों की भागीदारी भी जोड़ी है किसने? नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, पैरा डिप्लोमेसी। नेक्स्ट है आपका न्यायिक पुनरावलोकन, इसको मूल ढांचे में कब शामिल किया गया? मिनर्वा मिल्स मामला 1980 के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो मामला सामने आया था वह आया था 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मौलिक ढांचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था कि संसद सभी जो संविधान के भाग हैं उसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन मौलिक ढांचे को छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और मौलिक ढांचा क्या होगा, ये कोई संविधान में स्पष्ट कहीं नहीं है, लेकिन विभिन्न जो सुनवाई होती है सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें वो उसने डिसाइड किया है, बहुत सारे प्रावधान डिसाइड किए हैं। कुछ महिला समूह हैं और वह कहाँ रहते हैं या कहाँ काम करते हैं उसके बारे में है ये। फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ये मुंबई में काम करता है। सहेली दिल्ली में काम करता है। स्त्री शक्ति संगठन हैदराबाद में है और विमोचना बंगलौर में है। एक बेसिक संगठन है, 2009 में गठित हुआ था। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पॉइंट है। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन इसमें शामिल है। हटिंगटन की जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है उसमें यह एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है, यह एक समझातीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है और यह एक विपर्यायी प्रक्रिया है। तो यह एक विपर्यायी प्रक्रिया नहीं है, यह पॉइंट इसमें गलत है। बाकी यह एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है, यह एक समझातीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है आधुनिकीकरण। तो मित्रों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दें। इससे
सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है। और चैनल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं बच्चे, तो ऐसा ना करें। नेक्स्ट है आपका शिरोमणि अकाली दल। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और ये पंजाब क्षेत्र में काम करता है, क्षेत्रीय दल है। DMK 1949 की पार्टी है। TDP 1982 में निर्माण हुआ। BJD बीजू जनता दल 1997 बनी। ओके। सामुद्रिक सिल्क रूट ये चीन से गुजरता है। नियंत्रण रेखा LOC भारत पाक के बीच है। वैश्वीकरण जो 1.0 आया था वो आया था 1820 में, और वैश्वीकरण 2.0 आया था वर्ल्ड वार 2 के बाद। ओके। एक पुस्तक है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, फ्रेंच फैनन द्वारा। ये मार्क्सवाद तथा औपनिवेशिक कालखंड की आलोचना करता है, फ्रेंच फैनन। फिर कुछ पुस्तकों के नाम है। पॉलिटिकल पार्टीज, ये रॉबर्ट मिचेल्स की पुस्तक है। रूलिंग क्लास, गैटेनो मोस्का की पुस्तक है। द पावर एलीट, सी राइट मिल्स की पुस्तक है। द माइंड एंड द सोसाइटी, ये विल्फ्रेड पेरोटी की पुस्तक है। ये पेरेटो ही कहता है कि इतिहास अभिजात तंत्र की कब्रगाह है। ये 6I जो कि राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 6I का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें चाइना, इंडिया, कोरिया, पोलैंड, थाईलैंड, इंडोनेशिया आता है। ओके। ये हिंद महासागर क्षेत्र में 6I का काम करती हैं। बहुलवादी लोकतंत्र का श्रेय किसके पास जाता है? जेम्स मेडिसन के पास। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक है जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की। सिटीजन चार्टर है ना, नागरिक अधिकार पत्र टाइप से। ब्रिटेन 1991 में आया था ये। फ्रांस में 1992 में, मलेशिया 1993 में, कनाडा में 1995 में, भारत में 1997 में। क्रम भी ध्यान रखें, भारत का कम से कम याद रखें। नेक्स्ट है आपका पंचायत में वित्त आयोग का गठन। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये समिति GV के राव समिति के द्वारा इसको गठित किया गया। न्याय पंचायत का गठन का सुझाव LM सिंघवी द्वारा दिया गया। यह समिति आई थी 1986 में। महात्मा गांधी का पहला आश्रम भारत में कोचरब आश्रम 1915 में बना था। बाद में इसको साबरमती आश्रम 1917 में बनाया गया। अफ्रीका में पहला आश्रम फीनिक्स आश्रम था 1904 में, और वहीं पर टॉलस्टॉय आश्रम भी था। एक्ट ईस्ट नीति घोषित कब हुई? आसियान सम्मेलन 2014 में। बड़दा आश्रम, जिसको सेवाश्रम भी कहते हैं, गांधी जी ने 1936 से 48 तक 13 वर्ष इसमें निवास किया। ओके। पढ़ते रहिए और प्रयास करते रहिए, तथ्यों को, कॉन्सेप्ट को तैयार करते रहिए। और प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में भी PYQ सॉल्व करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा फीडबैक ज़रूर दें आप कमेंट बॉक्स में। आपको यदि ये प्रयास बेहतर लगता है तो आप ज़रूर बताएं और अपने सुझाव ज़रूर प्रदान करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।